Hello everyone, welcome to EduChats. So today we are going to discuss about the qualitative designs of research. जैसे कि हमने क्वांटिटेटिव में देखा था एक्सपेरिमेंटल, कॉजल, कंपैरेटिव वगैरह। अब हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन्स देखेंगे क्या होता है। और बेसिकली क्वालिटेटिव डिजाइन में होता क्या है, इट इज वेरी मच डिस्क्रिप्टिव। यानी कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यानी क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करा जाता है। डेप्थ ऑफ द स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। नाम से ही क्या पता चलता है, ग्राउंडेड थ्योरी। द थ्योरी इज मेड अप ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि थ्योरी जनरेटेड फ्रॉम द ग्राउंड इटसेल्फ और फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इटसेल्फ। ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन इज अ सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव प्रोसीजर यूज टू जनरेट अ थ्योरी। इंपॉर्टेंट वर्ड यह है कि यहाँ पे थ्योरी जनरेट करा जाता है दैट एक्सप्लेन्स एट अ ब्रॉड कॉन्सेप्चुअल लेवल अ प्रोसेस एक्शन इंटरैक्शन अबाउट अ सब्सटैंटिव टॉपिक, एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक पे जब आप किसी भी चीज को ब्रॉड कॉन्सेप्चुअल लेवल पर यानी कि डेप्थ, उसका डेप्थ स्टडी करते हो, उसके साथ ही साथ आप थ्योरी जनरेट करते हो फ्रॉम द ग्राउंड इटसेल्फ, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इटसेल्फ, फ्रॉम द सिचुएशन इटसेल्फ, यानी नेचुरल सेटिंग पर जब आप थ्योरी जनरेट करते हो उसको आप ग्राउंडेड थ्योरी कहते हो। Two sociologists named Barnard G. Glasser and Anselm S. Strauss developed grounded theory in late 1960s। तो ग्लासर और स्ट्रॉस इन दोनों ने मिलकर के इसे स्टार्ट किया था। Rather than beginning by researching and developing a hypothesis, the first step is data collection through a variety of method। देखिए बाकी सारे मेथड्स में लगभग क्वांटिटेटिव में आपने देखा होगा कि फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम और टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, राइट। उसके बाद टू रिव्यू द रिलेटेड लिटरेचर्स, उसके बाद आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हो, यानी कि आप प्रॉब्लम ढूंढते हो, प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करते हो, बैकग्राउंड उसका स्टडी करते हो, रिव्यू उसका देखते हो, रिसर्च गैप देखते हो। उसके बाद आप हाइपोथेसाइज करते हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, इस तरीके से आप अज्यूम करते हो। हाइपोथेसिस को फिर टेस्ट करते हो, फिर जाकर के आप कंक्लूजन के पास पहुंचते हो। और उस हाइपोथेसिस को, यानी जो आपने हाइपोथेसाइज किया, जो आपने गैस किया, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले आप हाइपोथेसिस करने के बाद आप क्या करते हो, डेटा कलेक्शन करते हो। जो डेटा कलेक्शन होगा उस डेटा के आधार पर आप कहोगे कि द हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होगा, ग्राउंडेड थ्योरी में कोई हाइपोथेसिस नहीं, कोई मेथड नहीं, कोई प्रिज्यूम नहीं करने की जरूरत है, यानी कि कोई एजम्पशन की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा जाओगे, डेटा कलेक्शन करोगे। यू गो टू द फील्ड एंड कलेक्ट द डेटा यूजिंग वेराइटी ऑफ मेथड, देन ओनली यू विल फाइंड योर method, or then only you will find the data type, or you will come to a conclusion, come to some solution, or you can develop a kind of theory you want to develop। यानी कि पहले डेटा कलेक्शन हो जाएगा, डेटा कलेक्शन के आधार पर आपके डेटा के अनुसार आप डिसाइड करोगे कि इस थ्योरी को क्या नाम दिया जाए और इस थ्योरी को किस दिशा में लेके जाए। ठीक है। फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड की पॉइंट्स आर मार्क। पहले जो आप डेटा कलेक्ट करोगे, और ये क्वालिटेटिव है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्टिव बल्कि जो होता है ना, स्टेटमेंट्स कलेक्ट होगा, नॉन न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट होगा, उसके की पॉइंट्स को आप मार्क करोगे, कैटेगराइज करोगे विद अ सीरीज ऑफ कोड। मैंने कहा था कोड करोगे, जैसे बहुत सारे कोड्स आएंगे, ए कोड, बी कोड, सी कोड, जो भी आप नाम देना चाहते हो। ठीक है। ऐसे आपने कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज करने के बाद एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट के जो भी मतलब आपको जो भी डेटा मिला होगा डिस्क्रिप्शन के फॉर्म पर, न्यूमेरिकल डेटा तो नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में जो भी होगा उसको इसके अंडर में कैटेगराइज करोगे। यानी कि फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है, वो ए कैटेगरी के अंडर में आता है कि बी या सी या डी, किसके अंडर में आता है, यू विल हैव टू सॉर्ट इट आउट। नेक्स्ट, द कोड्स आर ग्रुप्ड इनटू सिमिलर कॉन्सेप्ट। अब ग्रुप को हम ग्रुप कर देंगे, ठीक है, अभी इनके अंदर एक ग्रुप कर देंगे, ए बी को मिला के एक ग्रुप कर दिया, सी और डी। क्यों कर दिया ग्रुप, क्योंकि दे आर सिमिलर। ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनको हमने ग्रुप कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज। नाउ द कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू मेक देम मोर वर्केबल। अब इसको हमने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि हमें इसे वर्केबल बनाना है। फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, जो आपने कॉन्सेप्ट को मर्ज किया था, सिमिलर कॉन्सेप्ट को मर्ज किया था, उसी कॉन्सेप्ट से आप कैटेगरीज बनाते हो। कौन सा कैटेगरी है, जिसे मैंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव, विच आर द बेसिस फॉर क्रिएशन ऑफ अ थ्योरी। आप उसके बाद उसको मिला करके एक थ्योरी बनाते हो। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी में आते हैं, सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है और एक होता है सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ठीक है। सिस्टमैटिक प्रोसीजर जो है, स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन ने 1988 में दिया था, इसको सिंगल प्रोसेस या कोर कैटेगरी कहते हैं।
इसमें क्या होता है, इट एम्फासाइजेस द यूज ऑफ डेटा एनालिसिस स्टेप लाइक ओपन एक्सीएल सिलेक्टिव कोडिंग, और ओपन और कोडिंग, एक्सीएल कोडिंग और सिलेक्टिव कोडिंग डेवलप करके आप उसके तहत डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल पैराडाइम और विजुअल पिक्चर ऑफ द थ्योरी जनरेटेड, उसके बाद आप थ्योरी बनाते हो। क्लियर? ओके। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट चेयरमैन ने बनाया था 2006 में, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च वेयर थ्योरी इज बिल्ट अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ द सोसाइटी। देखिए, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट नाम से ही पता चलता है, द थ्योरी विच इज बेस्ड ऑन द सोसाइटी एंड द थ्योरी विच इज यूजफुल फॉर द सोसाइटी। ठीक है? तो यहां पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर मतलब कि एक प्रकार का सोसाइटी में किसी भी प्रकार का बदलाव आप चाहते हो, सोसाइटी के प्रिंसिपल पर आधारित होना चाहिए, सोसाइटी के नॉर्म्स के ऊपर आधारित होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, ग्राउंडेड थ्योरी क्रिएट कर सकते हो। तो थ्योरी विच इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, इट इज बिल्ट अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ द सोसाइटी एंड इट इज मेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। अब जो यहाँ पे क्या हो गया, सिस्टमेटिक में आप तीन प्रकार के कोडिंग की बात करते हो। ठीक है? यहाँ पे आपका तीन कोडिंग हो गया, ओपन कोडिंग, एक्सेल कोडिंग और सिलेक्टिव कोडिंग। इसके अनुसार आप क्या करते हो, थ्योरी डेवलप करते हो। ओके। नाउ यहाँ पे अगर हमें पूछा जाए, मतलब ये तो एग्जाम में आ चुका है, नेट एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, और जो नेट लेवल का एग्जामिनेशन होता है ना, अगर उसको आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका ये जो एसएसबी वाला एग्जाम है, पीजीटी वाला एग्जाम है, लेक्चरर वाला एग्जाम है, ये आसानी से क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसमें भी उसी लेवल का क्वेश्चन आता है, लगभग उससे कम ही आता है, लेकिन उससे ज्यादा लेवल नहीं आता है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम्पल दे देगा, स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा ये किस प्रकार का कोडिंग है, ओपन कोडिंग है, एक्सेल कोडिंग है या सिलेक्टिव कोडिंग है। तो कोडिंग के बारे में क्या पता करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है? याद रखिएगा, हमेशा से मैं कहता हूं, पढ़िए, अच्छे से सुनिए, जहां पे डाउट होता है वहीं पे पूछिए मुझे। ठीक है? फर्स्ट इज ओपन कोडिंग। कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फेनोमेनन विथ ईच कैटेगरी फाइंड में सब कैटेगरीज एंड डायमेंशन वाइज। यानी कि ऐसे कह सकते हो, ओपन कोडिंग में क्या होता है कि अगर आप चाहो तो जो भी कैटेगरीज आपने बनाए हैं या फिर फेनोमेनन बनाए हैं, उसके सब कैटेगरीज बनाना है। ठीक है? डायमेंशन वाइज सब कैटेगरीज बनाना है। दिस इज द इनिशियल स्टेज। ठीक है? सो यू आर, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज ब्रेकिंग इट डाउन इनटू सम स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है? आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, जैसे एनालिसिस में होता है, एक बड़ा सा प्रॉब्लम आप सॉल्व तो नहीं कर सकते हो, तो इसको आप पार्ट में डिवाइड कर देते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर योर कोडिंग, राइट? सो ईच कैटेगरी अगेन डिवाइडेड इनटू सम सब कैटेगरीज। ठीक है? तो यहां पे आप उसको फिर से, जैसे आपने ग्रुप बनाया, 1 2 3 ऐसे बनाए, फिर वन के अंडर में 1.1, 1.2, इस तरीके से। क्लियर? समझ में आ रहा है? सो द गोल इज टू आइडेंटिफाई, मतलब यहां पे आप क्या करना चाहते हो, टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियल कैटेगरी और सब कैटेगरी। यानी कि यहाँ पे ओपन कोडिंग में क्या होगा, आप इसको जैसे कहते हैं ना, ओपन कर देना, एक बॉक्स है, बॉक्स को ओपन कर देते हो, जैसे आप डाइस, डाइस देखे हो ना, जब आप लूडो वगैरह खेलते हो तो डाइस होता है, अगर ये होता है डाइस, अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो ऐसे बन जाता है, इजंट इट? ऐसे बन जाता है डाइस। तो इसका मतलब है दिस इज ओपन, मतलब हमने चारों तरफ इसके खोल दिए तो ये ओपन डाइस बन गया। तो वैसे ही यहाँ पे ओपन कोडिंग का मतलब है अगेन डिवाइडिंग इट इनटू सम कैटेगरीज। समझ में आ रहा है? आपने यहाँ पे सब कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर? समझ में आ रहा है तो एक बार यस लिख दीजिएगा। ठीक है? उसके बाद आते हैं एक्सेल कोडिंग। एक्सेल कोडिंग में क्या होता है, आइडेंटिफाई सेंट्रल फेनोमेना, एक्सप्लोर्स कॉजल कंडीशंस। यानी कि सेंट्रल फेनोमेना क्या है उस पे फोकस करते हैं। ठीक है? इट फोकसेस ऑन एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन एंड रिलेशन बिटवीन द कोड एंड कैटेगरीज आइडेंटिफाई इन द प्रीवियस स्टेज। दिस मीन्स वट एवर यू हैव फाउंड इंफॉर्मेशन और रिलेशन इन ओपन कोडिंग, यानी ओपन कोडिंग में आपने जो भी यहाँ पे कैटेगरीज बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने कैटेगरी बनाया ए और बी, इन दोनों में क्या रिलेशन है इस एक्सेल कोडिंग में देखा जाएगा। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल फेनोमेना रिलेशनशिप among the codes among the categories. ठीक है? So it identifies factor that influence the phenomenon, explore the specific strategy, action or interaction resulted from the central phenomena। यहाँ पे जो central phenomena है उसका क्या एक्शन है या फिर रिएक्शन है, आइडेंटिफाई कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरवीनिंग कंडीशन, यहाँ पे क्या कंडीशन था, जैसे कि ब्रॉड कंडीशन दैट इन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजी, डिलिनिएट्स
द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी व्हाट आर द आउटकम ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ दिस फेनोमेना। तो यहाँ पे जो आपने कैटेगरी बनाया है, यहाँ पे उसके सारे प्रकार की रिलेशनशिप, यानी कि कंडीशन क्या है, इफेक्ट क्या है, इंटरवीनिंग क्या है, या फिर इन्फ्लुएंस क्या है, ठीक है, हर एक चीज को यहाँ पे स्टडी करा जाएगा एक्सेल कोडिंग में। एंड द लास्ट इज सिलेक्टिव कोडिंग, वेयर we prepare the storyline that connects the categories, ठीक है। and in the final stage what we do is to this मतलब एक core category और theme that is based on some explanation under investigation, यानी कि this is a core strategy where you explain the entire story, यानी कि यहाँ पे जो ओपन में आपने देखा, एक्सेल में उसका रिलेशन देखा, यहाँ पे उसको क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। क्लियर? ओके, नाउ सी, ये हो गया क्लियर। इसके क्या क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। मैंने कहा था यहाँ पे सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करोगे। सो कलेक्शन ऑफ डेटा इज फर्स्ट, देन नोट टेकिंग बाय द रिसर्चर। यू हैव टू टेक नोट ऑफ एवरीथिंग इन अ वेरी क्लियर मैनर, ठीक है। यहाँ पे नोट टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही नोट्स के ऊपर आपका डेटा डिपेंड करता है। आप जो भी यहाँ से डेटा लोगे, बाद में इसको क्या करोगे, कोड करोगे। यू हैव टू कोड द डेटा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब कलेक्ट करते हो डेटा, अब जो नोट्स आप बनाते हो, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो नोट्स आप लेते हो उसी को आप यहाँ पे कोड करते हो, कोडिंग द डेटा। देन इसको मेमो बनाते हो, मेमोइंग द डेटा, देन सॉर्टिंग एंड राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट। अब हम चलेंगे फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनन, फेनोमेनन मतलब किसी भी प्रकार का फेनोमेना सिचुएशन हो सकता है। फेनोमेनोलॉजी इज अ मेथड ऑफ सोशल रिसर्च और सोशल साइंस रिसर्च इनिशिएटेड इन 1900 बाय मैथमेटिशियन एडमंड हसल। और ये जो फेनोमेनोलॉजी का मतलब है किसी भी इवेंट, किसी भी सिचुएशन, किसी भी फेनोमेनन, ठीक है। फेनोमेनन इज सिंगुलर, फेनोमेना इज प्लूरल। The core of phenomenological method consists in the discipline use the reflective techniques of bracketing and reduction to disclose the essential features of intentional object which are perceivable and imaginable by human beings। यहाँ पे फेनोमेनोलॉजी ये कह रहा है कि हर एक चीज का एक ब्रैकेट, यानी कि एक क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है, रिडक्शन होता है। हर चीज को आप एंटायरली नहीं स्टडी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी, आप पूरा का पूरा सोसाइटी जो है उसको पूरा का पूरा अध्ययन थोड़ी कर सकते हो। सोसाइटी मतलब आप किसी स्पेसिफिक सोसाइटी के पार्ट्स को अध्ययन करना चाहते हो, तो उसको आप स्टडी करना चाहते हो। सो दिस इज लिमिटेशन, डिलिमिटेशन आप यूं कह सकते हो। और वी आर ट्राइंग टू डिस्क्लोज द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंटेंशनल ऑब्जेक्ट्स, जो आप चाहते हो, जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, विच आर परसीवेबल एंड इमेजिनेबल बाय ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे जो चीजें हम परसीव कर सकते हैं, जिसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमारे फेनोमेनन के अंडर में आएगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी एजुकेशनल पॉलिसी आता है, वो भी फेनोमेनोलॉजी में आ सकता है। किसी भी नए चेंजेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो भी फेनोमेनोलॉजी हो सकता है। कोई भी मिशन लॉन्च होता है, स्कीम लॉन्च होता है, वो भी फेनोमेनोलॉजी हो सकता है। किसी भी फेनोमेनन को आप स्टडी कर सकते हो। Phenomenological studies focus remains on describing the meaning of life experience for several individual about a concept or phenomenon। मतलब कि यहाँ पे हम सारे स्टूडेंट्स का या फिर सारे वो कंसर्न पर्सन का, अगर हम एजुकेशन की बात करें, ऑल द स्टेक होल्डर्स, उनका जो ओपिनियन है, उनका जो मीनिंग है, उन वो जो डिस्क्राइब करते हैं और जो वो परसीव करते हैं, वो जो फील करते हैं एजुकेशन के बारे में, दैट इज आवर कंसर्न ऑफ स्टडी इन फेनोमेनोलॉजी। सो फेनोमेनोलॉजी क्या करता है, किसी भी फेनोमेनन रिगार्डिंग, अगर हम एजुकेशन की एग्जांपल ले, तो पढ़ाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्वालिटी डिग्रेड कर रहा है कि अपग्रेड कर रहा है, डिजिटल एजुकेशन क्या है, और पेडागोजी कैसे है, क्वालिटी टीचर्स कैसे हैं, इन ये सभी फेनोमेना हो सकते हैं, यानी फेनोमेनन हो सकते हैं। इस फेनोमेनन का अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, तो हम किससे सवाल करेंगे, किससे डेटा कलेक्ट करेंगे? डेफिनेटली फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स का इस फेनोमेनन के बारे में क्या कहना है, उसको जब हम रिसर्च करते हैं, फेनोमेनोलॉजी कहा जाता है। इट इज सेड दैट थ्रू फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच द रिसर्च एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस एज ह्यूमन एक्सपीरियंस। ह्यूमन एक्सपीरियंस में वो एक्सप्लोर करता रहता है उस फेनोमेनन के बारे में, इनका क्या ख्याल है। टाइप्स क्या है देखिए, फर्स्ट आता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट में से जो ये इंपॉर्टेंट है वो है hermeneutical phenomenology। hermeneutics has been derived from the Greek verb hermenein, ठीक है। hermenein से आया है, it means to make something clear, क्लियर बनाना, हर एक चीज को क्लियर बनाना होता है। टू अनाउंस और अनवेल अ मैसेज, मैसेज देना होता है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इज डेवलप्ड विद इन द कॉन्शियसनेस ऑफ लिविंग पीपल, सो दैट देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम द इनिशियल हियरिंग ऑफ द टेक्स्ट दैट मे देन लीड टू एक्सपीरियंस दैट इल्यूमिनेट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट।
चाइना में, जापान में, कहीं पे आपने वो भी देखा होगा गेम, अभी वीडियो में बहुत तो वायरल हो रहा है। कैसे जब आप पर्सन 1 पर्सन 2 को जब कोई मैसेज देता है, जब वो 10-20 लोगों के आगे चला जाता है, तो उसका मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। आप अपने दोस्त से कुछ बोलते हो, तो जब वो जा करके किसी और को बोलता है, वो जाके किसी और को बोलता है, जब एट द एंड फिर से आपको सुनने को मिले, तो ऐसे सुनने में आएगा कि आपने कुछ और कहा था लेकिन उन्होंने कुछ और समझा, और एट द एंड उसका पूरा भुजिया बन गया। ठीक है, इसका मतलब है टू मेक समथिंग क्लियर, जो भी आप अनाउंस करोगे, जो भी आप कहोगे, दैट शुड बी क्लियर। सो दिस इज डेवलप्ड विद इन द कॉन्शियसनेस ऑफ लिविंग पीपल। ठीक है, जो फेनोमेना कहते हैं, जो फेनोमेनन के बारे में जानते हैं, जो कॉन्शियस होते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सो दैट देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम द इनिशियल हियरिंग ऑफ द टेक्स्ट देन लीड टू एक्सपीरियंस दैट इल्यूमिनेट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। यानी कि अभी जो आप डिस्कस कर रहे हो, अभी जो आपका कहना है, और बाद में इसका जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हो, लेटर पीपल में रिफ्लेक्ट कॉन्सेप्चुअली अपॉन बोथ द टेक्स्ट एंड मेमोरी ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द टेक्स्ट। कभी कभी होता है ना, सुनी सुनाई बातों पे हम बिलीव करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस की हम बात करेंगे। ये फेनोमेनोलॉजी कहता है, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, जिन लोगों के पास इस फील्ड का नॉलेज है, उन्हीं से अगर हम डेटा कलेक्ट करेंगे रिगार्डिंग द फेनोमेना। जैसे कि एजुकेशन के बारे में जिनको नहीं पता है, उनको जाके आप एजुकेशन के बारे में अगर पूछोगे, तो वो जितना डेटा नहीं दे पाएंगे। जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, उनसे पूछोगे तो डेटा दे पाएंगे। ठीक है, सो दे मे दे मे बी टेकन एज सब्जेक्ट टू कलेक्ट द डेटा बिकॉज दे आर मच मोर एक्सपीरियंस्ड। अब आते हैं ट्रांसपर्सनल phenomenology. These experiences are extraordinary that to some sense go beyond the boundaries of ordinary ego consciousness. कभी कभी ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, नॉट ऑर्डिनरी। ठीक, इट गोज बियॉन्ड योर बाउंड्रीज ऑफ ईगो कॉन्शियसनेस, मतलब अपने आप में नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम सोच लेते हैं कि अगर मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब किसी भी बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसे सोचना ईगो कॉन्शियस हो गया, मतलब मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूं। बट समटाइम्स जब आप सोचते हो कि मैं सबसे ज्यादा पढ़ चुका हूं, मुझे बहुत सारा नॉलेज है, सामने वाले को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, अगर ऐसे सोचते हो, कभी कभार उल्टा हो जाता है। आपके स्टूडेंट्स आपसे ज्यादा जानते होंगे। ठीक है, तो नेवर थिंक दैट यू ओनली हैव द नॉलेज, यू ओनली आर द बेस्ट। ठीक है, तो मतलब इन सभी में आप बेस्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता है। सो ट्रांसपर्सनल एक्सपीरियंस इंक्लूड सच फेनोमेना एज आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, विजन, नियर डेथ एक्सपीरियंस, मेडिएटिव, यूनिक, मिस्टिकल एक्सपीरियंस। ट्रांसपर्सनल मतलब विच इज आउट ऑफ थिंकिंग, विच इज समथिंग इनोवेटिव, विच इज समथिंग इम्पर्सनल, जो आप सिर्फ पर्सनली फील नहीं करते हो, सभी फील करते हैं। जैसे कि कुछ चीजें होते हैं, जैसे कहा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मतलब जो बॉडी आज तक फील नहीं कर चुका है, उसके बारे में आप बात करो। विजन के बारे में बात करो। नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब जब मृत्यु आती है तो कैसे फील होता है, ये सारे। ठीक है, तो ये सारे हो गए फेनोमेनन। जब आप पूछोगे कि मरने के टाइम कैसे फील होता है, तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना, ये फेनोमेनोलॉजी होता है, लेकिन ये ट्रांसपर्सनल होता है। नेक्स्ट इज सोशल फेनोमेनोलॉजी। ये बहुत सिंपल है। Had an increasing influence upon anthropological thinking about the social dimension of experience. Suits advocated the studies of society from a special stance or place. यही सोसाइटी के बारे में, सोशल फेनोमेना को जब आप स्टडी करोगे, दैट इज सोशल फेनोमेनोलॉजी। स्टेप क्या हो गए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फेनोमेना। पहले आप आइडेंटिफाई करते हो फेनोमेना क्या है, किसको स्टडी करना है। देन राइटिंग रिसर्च क्वेश्चन टू एक्सप्लोर मीनिंग ऑफ दैट एक्सपीरियंस फॉर इंडिविजुअल्स। तो आप यहाँ पे क्या करते हो? यू ट्राई टू मेक मीनिंग आउट ऑफ इट, एक्सप्लोर द मीनिंग आउट ऑफ इट। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इंडिविजुअल्स हु हैव एक्सपीरियंस द फेनोमेनन अंडर इन्वेस्टिगेशन। आप उन्हीं से, मैंने कहा था कि यू हैव टू टेक ओनली एक्सपीरियंस पर्सन फॉर योर डेटा कलेक्शन। मैंने अभी कहा ना कि एनईपी के बारे में आप डेटा कलेक्शन करना चाहते हो, एनईपी को आप किस तरीके से देखना चाहते हो। अगर आप जाकर के किसी दुकानदार से पूछोगे, तो वो कहेगा मुझे नहीं पता एनईपी क्या है, अगर हुआ होगा अच्छा है, सरकार में परिवर्तन हुआ है तो इसमें भी परिवर्तन होना चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे। उसकी वो डेटा आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होगा। यस, वी हैव टू टेक एवरी पर्सन्स व्यू, बट आप उनको पहले समझने तो दो एनईपी 2020 है क्या। जब उनको समझ ही नहीं है क्या है, तो उनको पूछने से क्या फायदा। वही अगर आपको डेटा कलेक्शन करना है, यू गो टू सम टीचर्स, लेक्चरर्स, स्कूल टीचर हो सकते हैं, कॉलेज टीचर हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, दोज हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एजुकेशन। उनसे पूछिए, उनसे व्यू लीजिए, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। सो कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम द इंडिविजुअल्स हु हैव एक्सपीरियंस्ड, राइट, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है।
नेक्स्ट इज डेटा एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड यूनिट्स टू जनरेट मीनिंग। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट से डेटा एनालिसिस करते हो एंड यू ट्राई टू जनरेट सम ऑफ द प्रिंसिपल्स और यू ट्राई टू जनरेट द थ्योरी। नेक्स्ट इज नैरेटिव रिसर्च। देखिए नैरेशन से ही पता चलता है, जहां पे नैरेशन होगा, जहां पे आप वर्णन करोगे, वो जो कि क्वालिटेटिव रहेगा। इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च researcher describe the life of individual, collect and tell story about people life and write narrative of individual experience। आप सभी ने एम एस धोनी का फिल्म देखा होगा। वैसे ही जब आप किसी की जिंदगी के बारे में, किसी के स्ट्रगल के बारे में, किसी के यानी किसी भी जर्नी के बारे में जब आप डिस्क्राइब करते हो, अभी सुनीता विलियम्स जो हैं वो लैंड कर चुके हैं, उनके बारे में अगर आप डिस्क्राइब करके नरेशन लिखते हो उनके लाइफ के बारे में, उनके जर्नी के बारे में, दैट बिकम्स योर नैरेटिव रिसर्च बिकॉज यू ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द ऑड्स एंड इवन ऑफ देयर लाइफ। उनके लाइफ के हर एक चीज के बारे में आप लिखते हो, उन्हें नैरेट करते हो, स्टोरी बनाते हो, दैट इज नैरेटिव रिसर्च। By using narrative research in education, we attempt to increase understanding of central issues related to teaching, learning through the telling and retelling teacher stories। जैसे कि अगर हम बात करें मतलब कि कैसे कि बहुत सारे ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, वो खुद एक टीचर थे। वो कैसे टीचर्स से आगे बढ़े, कैसे मतलब फिर से उन्होंने टीचर्स के बारे में सोचा, टीचर्स डे कैसे सेलिब्रेट होता है, क्यों होता है, क्या इंपॉर्टेंस था, उसके बारे में सोचना है। फिर ऐसे बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो भी टीचर्स थे। और अगर हम बात करें तो ऐसे हम बहुत सारे पढ़ते हैं ना कि जे कृष्णमूर्ति, ठीक है, जिद्दू कृष्णमूर्ति, वो भी एक टीचर थे। वो कैसे एक एजुकेशनिस्ट और फिलोसोफर बने, ठीक है। तो अगर इनके बारे में हम स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं तो द पीपल और द स्टूडेंट्स विल गेट टू नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। सो एग्जांपल ऑफ नैरेटिव रिसर्च आर ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज। अगर आप खुद लिखते हो अपने बारे में, दैट इज ऑटोबायोग्राफी, और अगर आपके बारे में कोई और लिखता है तो वो बायोग्राफी बन जाता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर द एक्सपीरियंसेस, ठीक है, मतलब पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, क्रोनोलॉजी में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइफ स्टोरीज। उसके बाद आपको लाइफ स्टोरी उनका कलेक्ट करना है। रिस्टोरिंग फ्रॉम द फील्ड टेक्स्ट, अगर कुछ पुख्ता सबूत मिलता है ना, फील्ड से ही मिलता है, ठीक है, जहां पे उनका जन्म हुआ वहां से अगर कुछ मिल जाता है तो इस प्रकार से। देन कोडिंग द फील्ड टेक्स्ट फ्रॉम द थीम और कैटेगरी, यानी कि आप यहाँ पे कोडिंग करोगे, वही कोडिंग आप कोडिंग करोगे, उसको कैटेगराइज करोगे। देन इनकॉर्पोरेटिंग द कॉन्टेक्स्ट और प्लेस इनटू द स्टोरी और थीम। तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट को और प्लेस को स्टोरी में लाते हो, यानी प्लॉटिंग जिसको कहा जाता है, मतलब पूरा एक सिचुएशन क्रिएट करोगे। जैसे बाहुबली में आपने जो देखा था सेट, वो रामोजी फिल्म सिटी में प्लॉट किया गया था, मतलब प्लान किया गया था, दिखाया गया था उस तरीके से। वैसे ही आप उसको दिखाओगे। देन इंक्लूजन ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड प्लेस इन द स्टोरी, एंड फाइनली यू इंक्लूड द कॉन्टेक्स्ट एंड प्लेस इन द स्टोरी। नैरेटिव रिसर्च टेक्निक्स क्या होता है, एक बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट है रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग मतलब स्टोरी को फिर से रिपीट करना, यानी कि आपके फॉर एग्जांपल आप किसी के लाइफ पे ऊपर बनाना चाहते हो, सपोज मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, जो भी है, मिस्टर मिसेस जो भी है, उनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो। तो जो भी है, ये इंसान जो है ना, इनका पूरा का पूरा बर्थ से लेकर के आज तक का पूरा जर्नी आपने लिखा, फिर से इनको सुनाना है। लिख लिया, अब इनको सुनाओगे, बचपन से पूरा का पूरा स्टोरी सुनाओगे, कहाँ पे क्या गलत लिखा हुआ है या फिर कुछ इंप्रूव होना है, फिर जाकर के ये बनता है रिसर्च। ओरल हिस्ट्री, जब वो कोई कह लेता है, कोई कह देता है, रिकॉर्डिंग होता है, या फिर उनके आवाज से या फिर उनके सिर्फ कह देने से आप जब रिसर्च करते हो, ओरल हिस्ट्री हो जाता है। एग्जामिनिंग फोटोग्राफ्स एंड आर्काइव, कभी कभी इंसान जिंदा नहीं होते हैं लेकिन उनके फोटोज बात करते हैं। जैसे कि अभी मतलब बात करें अगर हंटर एंड गैदरर्स, ठीक है, हंटर एंड गैदरर्स जो हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि मेन वेयर नोमैड्स, ठीक है, नोमैड्स थे उस टाइम में। तो वो मतलब क्या पहनते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में, मोहिंजोदड़ो सिविलाइजेशन के टाइम में क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे नहाते थे, कहाँ पे खाना रखते थे, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? वो तो अभी कोई जिंदा ही नहीं है, उन्होंने कुछ लिखा हुआ छोड़ा भी नहीं है आज तक। तो आपको कैसे पता? आप कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ आर्काइव्स को देख करके गेस करते हो कि ऐसे हो सकता है या फिर हुआ होगा, तो ये आप एग्जामिन करते हो। नेक्स्ट इज स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी सुना के भी आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। स्टेप्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई फेनोमेना, किसको स्टडी करना है और क्या स्टडी करना है। एक्सप्लोर दैट एड्रेस एन एजुकेशनल प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज पर्पसफुली सिलेक्ट एन इंडिविजुअल फ्रॉम whom you can learn about the
फेनोमेना, तो आप उनको सिलेक्ट करो जिनसे आप डेटा कलेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट, कलेक्ट द स्टोरी फ्रॉम दैट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से स्टोरी कलेक्ट करो। रिटेल द इंडिविजुअल स्टोरी, उनको फिर से सुनाओ कि ये स्टोरी मैंने आपके बारे में लिखा है, एक बार सुन लीजिए सही है या गलत। देन कोलैबोरेट विद द पार्टिसिपेंट स्टोरी टेलर, ठीक है, तो अदर स्टोरी टेलर के साथ आप कोलैबोरेट भी कर सकते हो। राइट अ स्टोरी अबाउट द पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस के बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। वैलिडेट द एक्यूरेसी ऑफ द रिपोर्ट, फाइनली रिपोर्ट लिखने के बाद उसको उसका एक्यूरेसी टेस्ट करो उन्हीं से पूछ के। नेक्स्ट आता है केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन देखा जाए तो सिंपल है, यहाँ पे कोई ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इजीली आपको बिना कोई सैम्पलिंग प्रोसीजर के भी आप केस स्टडी कर सकते हो। केस स्टडी रिसर्च इज अ क्वालिटेटिव अप्रोच इन विच investigator explores a real life contemporary bounded system or multiple bounded system over time through detailed in-depth data collection involving multi-source information and reports of a case study। केस स्टडी एक प्रकार का क्वालिटेटिव अप्रोच ही है जहां पे आप किसी केस के, यहाँ पे केस कौन हो सकता है, केस कैन बी अ पर्सन, कैन बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन, कैन बी एन इंस्टीट्यूशन, केस कैन बी अ स्टेट, केस कोई भी हो सकता है, मतलब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। उनके रियल लाइफ मतलब उसका रियल लाइफ, अगर पर्सन है तो उसका रियल लाइफ, अगर एक ग्रुप ऑफ पर्सन है उसका रियल लाइफ, इंस्टीट्यूशन है तो भी रियल लाइफ, एक स्टेट है, कंट्री है, जो भी है उसके रियल लाइफ में जो जो हो रहा है उसके बारे में स्टडी करता है इन्वेस्टिगेटर। कंटेम्पररी यानी कि अभी के प्रेजेंट टाइम में स्टडी करता है। मल्टीपल बाउंड सिस्टम ओवर टाइम यानी कि अलग अलग सिचुएशन में उसको स्टडी करता है। थ्री, ठीक है, और डिटेल स्टडी करता है, इन डेप्थ डेटा कलेक्शन होता है, डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट होते हैं, फाइनली आपका केस स्टडी बनता है। इट इज अ वांट टू इन्वेस्टिगेट अ सर्टन फेनोमेना, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज पे आप केस स्टडी करते हो, ऐसा नहीं है कि आपके पूरा जीवन के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूं, नहीं। अगर केस को मैं स्टडी कर रहा हूं तो उसके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड के ऊपर केस स्टडी कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्टीज के बारे में देखूंगा, उसको कैसे इंप्रूव करना है उसका देखूंगा। ऐसा नहीं कि वो क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसका इमोशंस क्या है, उसके घर पे कौन है, पैसों का प्रॉब्लम है क्या, ये सब नहीं देखना है मुझे, सर्टन फेनोमेना ही देखना है, जैसे कि लर्निंग सिचुएशन, टेक्नोलॉजी फॉर लर्निंग विद अ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल और पर्सन, सिर्फ कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है। या तो केस, मैंने कहा था केस कैन बी अ सिंगल पर्सन, कैन बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन, कैन बी एन इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। इट अलाउज फॉर एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे एक्सप्लोर करने के बहुत सारे चांसेस है। टेक्स अ होलिस्टिक व्यू ऑफ ए सिचुएशन, मतलब पूरा का पूरा आपको एक होलिस्टिक व्यू दे देगा। इट हैज एक्सेसिबिलिटी कन्वीनियंस, यानी कि आराम से आप सैंपल के पास जा सकते हो कन्वीनियंटली, आपको मैंने कहा था सैंपलिंग में कोई इश्यू नहीं होता है यहाँ पे। इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल भी होता है। टाइप्स क्या है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, इंस्ट्रूमेंटल एंड कलेक्टिव। इंट्रिंसिक क्या होता है, इंट्रिंसिक केस स्टडी में आप केस को लेते हो, मतलब जहां पे आपको क्या करना है, इन डेप्थ स्टडी करना है, ठीक है, इन डेप्थ स्टडी करना है। इंस्ट्रूमेंटल मतलब किसी पर्टिकुलर चीज पर, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल मतलब जैसे कि लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल पे अगर आप स्टडी करना चाहते हो, ठीक है, बच्चे का कोई एक बच्चा है जिसका लर्निंग स्टाइल। इंस्ट्रूमेंटल मतलब किसी एक स्पेसिफिक डायमेंशन पे आप फोकस करते हो। कलेक्टिव मतलब ग्रुप स्टडी होता है, ठीक है। स्टेप्स में आते हैं, केस स्टडी में सबसे पहला स्टेप होता है डिटरमाइन एंड डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, ये सबसे फर्स्ट आता है। देन सिलेक्ट केस और केसेस, अगर सिंगुलर प्लूरल हो सकता है केस। डिटरमाइन द टूल, यानी कि यहाँ पे आपका केस फाइनल कर देंगे, किसको स्टडी करना है, और टूल क्या रहेगा उसको फाइनल कर देते हो। देन डेटा कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है, प्रिपरेशन कर देते हो, फिर कलेक्ट कर देते हो, इवेल्युएट एंड एनालाइज डेटा, उसके बाद आप इवेल्युएट और एनालाइज करते हो, देन फाइनली यू प्रिपेयर द रिपोर्ट। उसके बाद आता है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या होता है, एथनोस और ग्राफिया, यानी फिर ग्राफियन, ग्रीक वर्ड दोनों है। एथनोस मतलब फोक पीपल, जो यहाँ के आदिवासी, यूं कह सकते हो वहां के पुराने लोग रहने वाले। ग्राफियन मतलब राइटिंग, ठीक है। सो इट फाइंड्स इट्स रूट इन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये दोनों मिलकर के एथनोग्राफी बना है। रिलाइज हेविली ऑन अप क्लोज पर्सनल एक्सपीरियंस, पॉसिबल पार्टिसिपेशन, नॉट जस्ट ऑब्जर्वेशन बाय रिसर्चर ट्रेन्ड इन द आर्ट ऑफ एथनोग्राफी। एथनोग्राफी एक बहुत ही डिफिकल्ट और टाइम टेकिंग रिसर्च है। यहाँ पे एक दिन से या फिर एक महीने से या फिर एक साल से काम नहीं बनेगा, और ऐसे आप घर बैठे बैठे रिसर्च करना चाहते हो तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपको सीधा अप क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करना है, जहां पे फॉर एग्जांपल मैं एक ट्राइबल सोसाइटी के साथ
रह के मुझे ये पता करना है कि इनके मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स है या फिर एजुकेशनल जो डेवलपमेंट है उसके बारे में उनका क्या ख्याल है, और एजुकेशनल प्रैक्टिसेस उनके यहाँ पे कैसे चल रहा है। तो मैं उनके साथ रहूंगा, 2 साल 4 साल 5 साल रहना पड़ेगा मुझे। पर्सनल एक्सपीरियंस, अप क्लोज रिलेशनशिप और पार्टिसिपेशन से, ऑब्जर्वेशन से, हर एक कोशिश से मैं कोशिश करूंगा उनके साथ रहना और उनके साथ नेचुरल बिहेव करना। ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने जा रहा हूँ। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं स्टडी करने जा रहा हूं तो वो बदल सकते हैं अपने जरिया। ठीक है, तो आपको बिना कोई नोटिस के आप उनके साथ रहोगे और उनको नेचुरली ऑब्जर्व करोगे। इट इन्वॉल्व्स कमिटमेंट टू गेट क्लोज टू द सब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड इन इट्स नेचुरल सेटिंग। मैंने कहा था यहाँ पे आपको पूरा क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करना है सब्जेक्ट के साथ इन नेचुरल सेटिंग। टू बी फैक्चुअल एंड डिस्क्रिप्टिव इन रिपोर्टिंग व्हाट इज ऑब्जर्व, यानी कि यहाँ पे फैक्ट और डिस्क्रिप्शन पे ज्यादा फोकस करा जाता है। एक अच्छे एथनोग्राफी में क्या क्या होता है? फर्स्ट इज एक्सटेंडेड पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। जितना लंबा आप उनके साथ रहोगे, ऑब्जर्व करोगे, उतना अच्छा आपका एथनोग्राफी बनेगा। लॉन्ग टाइम एट द साइट, टाइम बाउंड नहीं रहना चाहिए, बहुत टाइम ऑब्जर्व करोगे। कलेक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल सच एज नोट, आर्टिफैक्ट, ऑडियो, वीडियो टेप एक्सेट्रा। जितना आप डेटा कलेक्शन करोगे, मटेरियल कलेक्ट करोगे, उतना अच्छा है। ओपननेस, और ये ओपन रहना चाहिए हमेशा, जो भी आप चाहिए आप ऐड कर सकते हो। नाउ द टाइप्स ऑफ एथनोग्राफिक स्टडीज, बहुत सारे टाइप्स हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट है रियलिस्ट एथनोग्राफी। यहाँ पे क्या होता है कि ये कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज करते हैं। इट इज एन ऑब्जेक्टिव अकाउंट ऑफ सिचुएशन टिपिकली रिटन इन थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब वो जो भी लिखते हैं वो कभी फर्स्ट पर्सन की तरह नहीं लिखते। मैंने यहाँ पे ये देखा, ये नहीं लिखते। ये लिखते हैं कि अगर कोई यहाँ पे आता है तो यहाँ पे बहुत सुंदर, जैसे आप अपने जैसे टूरिस्ट होते हैं ना, टूरिस्ट गाइड को क्या बताते हैं? जो लोग ट्रैवल व्लॉग वगैरह करते हैं वो क्या कहते हैं? अगर आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे होटल आपको इतने में मिल जाएगा, यहाँ पे अच्छा व्यू देखने को मिलेगा, स्नो देखने को मिलेगा, रिवर राफ्टिंग करने को मिलेगा, ये सब कहते हैं कि नहीं? मतलब अगर आप आते हो तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगे, यानी थर्ड पर्सन यूज होता है। तो रियलिस्ट एथनोग्राफी यही करते हैं, थर्ड पर्सन यूज करते हैं कि अगर कोई इस यहाँ पे आता है तो उनको ये सुविधाएं मिल सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये बताते हैं। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिवली ऑन द इंफॉर्मेशन लर्न फ्रॉम पार्टिसिपेंट एट अ फील्ड साइट, उनसे जो मिलता है। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई आना चाहता है तो इस तरीके से आ सकता है, ट्रैवलिंग के एकोमोडेशन के बारे में वो बताते हैं। तो यही होता है रियलिस्ट एथनोग्राफी। एथनोग्राफी स्टडी जब थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और डिस्क्राइब करा जाता है, उसको रियलिस्ट एथनोग्राफी कहा जाता है। केस स्टडी एथनोग्राफी, केस की तरह आप इसको ले सकते हो। एनी इवेंट और एक्टिविटी इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल रादर देन अ ग्रुप। आप यहाँ पे इंडिविजुअल पे फोकस करते हो, किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक ग्रुप। जैसे कि अभी हम कहेंगे कौंध ट्राइब, हो ट्राइब, ठीक है, संथाल ट्राइब, जो भी ट्राइब है, उन ग्रुप को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मेरा केस स्टडी भी हो गया। और उनको जब लॉन्ग टाइम तक मैं स्टडी करता रहूंगा किसी एक फेनोमेना के ऊपर, किसी एक डायमेंशन के ऊपर, इसको हम केस स्टडी एथनोग्राफी करेंगे। द एथनोग्राफर सर्चेस फॉर द शेयर्ड पैटर्न्स that develop as a group, examining at the beginning of a study, especially one from anthropology. Instead, they focus on in-depth exploration of a bounded system based on extensive data collection. In-depth data collection होता है क्योंकि केस एक ही है। बाउंडेड सिस्टम मतलब कि यहाँ पे लिमिटेशंस भी कुछ रहेंगी। नेक्स्ट है क्रिटिकल एथनोग्राफी। इट इज अ टाइप ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च इन विच द ऑथर इज इंटरेस्टेड इन एडवोकेटिंग फॉर इमांसिपेशन ऑफ ग्रुप्स मार्जिनलाइज्ड इन आवर सोसाइटी लाइक इनइक्वालिटी, डोमिनेशन। क्रिटिकल एथनोग्राफी मतलब आप किसी इश्यू के ऊपर यहाँ पे स्टडी कर रहे हो। एक जैसे कि राजस्थान हरियाणा में चले जाओ तो यहाँ पे क्या होता है कि वुमेन मतलब फिटिसाइड होता है, ठीक है, ऑनर किलिंग होता है, ये सारी चीजें होते हैं। तो अगर आपको ये स्टडी करना है तो आपको वहां पे जाके उनके साथ रहना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको क्रिटिकली इन सारी चीजों को देखना है। इनइक्वालिटी, मेल डोमिनेशन, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि होमिसाइड हो गया, ऑनर किलिंग हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें, ओके, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, ये सब आप स्टडी कर सकते हो क्रिटिकल एथनोग्राफी में। स्टेप्स क्या रहेंगे इसका? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग द रिसर्च क्वेश्चन, उसके बाद डिटरमाइन द लोकेशन, आप कहां पे स्टडी करना चाहते हो, कलेक्ट डेटा थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेशन, मेकिंग रिकॉर्ड, एनालाइजिंग डेटा एंड फाइनली राइटिंग द रिपोर्ट। क्लियर? चलिए एमसीक्यू पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है आपका, phenomenological research is a contribution of Clarence Strauss, Edmund Husserl, John Henry Cutwin। कौन है बताइए? ओके, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च पूछा जा रहा है। वेरी गुड सोनाली, सेनापति, रीना, प्रियंका, बहुत अच्छे, प्रीतिरेखा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जयप्रभा, वेरी गुड, गायत्री,
तो सभी का आंसर बी आ चुका है, एडमंड हसल इज द राइट आंसर। फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च जो है ये फेनोमेनन को स्टडी करता है, किसी एक सिचुएशन को, इवेंट को, या फिर किसी एक प्रोग्राम को स्टडी करता है। रिसर्च कंडक्टेड ऑन द लाइव्स एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ कौंध ट्राइब कैन बी स्टडीड थ्रू। रिसर्च एक करा जा रहा है कि कौंध ट्राइब जो है उनका लिविंग स्टाइल कैसा है और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, उसको अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो कौन सा स्टडी सबसे बेस्ट रहेगा। रिसर्च तो सभी कर सकते हैं, सभी टाइप्स ऑफ रिसर्च करा जा सकता है, लेकिन बेस्ट कौन सा रहेगा? एथनोग्राफिकल रिसर्च, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी, नैरेटिव रिसर्च। बताइए जल्दी जल्दी। बहुत अच्छे, देखते हैं कौन कौन से आंसर करते हैं। सोनाली, प्रीतिरेखा, जयप्रभा, प्रियंका, गायत्री, सेनापति। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे रीना, सेनापति, बहुत अच्छे। सो आंसर इज ए, एथनोग्राफिकल रिसर्च। मैंने कहा था उनके साथ रहना पड़ेगा, उनके लाइफ के बारे में अगर जानना है तो इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन के लिए आपको यहाँ पे उनके साथ स्टे करना पड़ेगा, यहाँ पे रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उनकी प्रैक्टिसेस को। अगर आप कहोगे कि सर नहीं मैं कुछ टाइम के लिए जाऊंगा फिर चला आऊंगा, ऐसे अगर करोगे ना, वो आपके सामने अच्छा बिहेव करेंगे, आपके चले आते ही वैसा का वैसा हो जाएगा। ठीक है, व्हेन मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इज एलाबोरेटेड विद इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इट इज कॉल्ड। जब किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग जो है ना उसको एलाबोरेट करा जाता है विद इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, उसको क्या कहा जाता है, किस प्रकार का फेनोमेनोलॉजी? हेर्मेनोटिकल फेनोमेनोलॉजी, ट्रांसपर्सनल फेनोमेनोलॉजी, सोशियल फेनोमेनोलॉजी, केस स्टडी। बताइए। ओके, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आने लगे हैं। सेनापति, रीना, अ, प्रीतिरेखा, जयप्रभा, प्रियंका, सोनाली, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं बट ए इज द करेक्ट करेक्ट आंसर। मैंने कहा था ना कि जब आपका, आप जो भी टेक्स्ट यानी जो डेटा कलेक्शन हो रहा है उसका जो मीनिंग है वो तब पता चलेगा जब इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के साथ उसको मैच करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं कि गर्मी बहुत ज्यादा है, मैंने कह दिया अपना एक्सपीरियंस, मतलब लिखा हुआ है एक्सपीरियंस, मतलब आपका जो टेम्परेचर लिखा जाता है ना डेली डेली, आज मतलब किसी न्यू दिल्ली में टेम्परेचर 43 डिग्री है। आप कब यकीन करोगे? जब आप किसी के एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करोगे। अच्छा, कोई दिल्ली से फोन करेगा और कहेगा कि बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, तो आपको लगेगा यस इट इज मैच्ड, बिकॉज आपके टेक्स्ट में जो था और इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस अभी मैच कर रहा है, सो इट मेक्स मीनिंग। राइट, तो ये हर्मेनेटिकल फेनोमेनोलॉजी हो जाएगा। Next question is when the qualitative data is broken into small some categories and analyzed are called। जब qualitative data को कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है उसके बाद उसका क्या कहते हैं, उसको एनालाइज करा जाता है, उसको क्या कहते हैं? ओपन कोडिंग, सिलेक्टिव कोडिंग, एक्सेल कोडिंग, ऑल ऑफ द अबव। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप सभी का सही आंसर होगा। यस, बहुत अच्छे, ओपन कोडिंग। ठीक है, ओपन कोडिंग में क्या होता है, वी ट्राई टू ब्रेक द डेटा इनटू सम कैटेगरीज, देन वी इन एक्सेल कोडिंग वी फाइंड द रिलेशनशिप, देन इन सिलेक्टिव कोडिंग हम क्या करते हैं, उसको फाइनली थ्योरी की तरह पूरा का पूरा कनेक्ट कर देते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इन डेप्थ एथनोग्राफिक स्टडी ऑन अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इज कॉल्ड। जब एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के ऊपर आप इन डेप्थ एथनोग्राफिक स्टडी करते हो इसको क्या कहते हो? सोशल एथनोग्राफी, क्रिटिकल एथनोग्राफी, रियलिस्टिक एथनोग्राफी, केस स्टडी एथनोग्राफी। अगेन अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। ओके, सोनाली, जयप्रभा, सेनापति, रीना, प्रीतिरेखा, प्रियंका, ठीक है। यहाँ पे आंसर बी होगा, नॉट डी। मैंने कहा था क्रिटिकल, आप जब किसी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के ऊपर, जैसे मैंने अभी नहीं कहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, चाइल्ड या फिर जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड उनके ऊपर जब आप इन डेप्थ स्टडी करते हो इट बिकम्स क्रिटिकल एथनोग्राफी। केस स्टडी तो किसी केस के ऊपर किसी भी चीज पे आप स्टडी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सोशल इश्यूज। ठीक है, क्रिटिकल में क्या होता है, जब आप किसी क्रिटिकल चीज को किसी सोशल नॉर्म्स के ऊपर स्टडी करते हो दैट बिकम्स क्रिटिकल ethnography। ठीक है, so thank you all, if you have any queries you may ask now।